हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग आपका 23 एंड 24 मार्च का जो न्यूज एनालिसिस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो नॉर्थ ईस्ट गेम से रिलेटेड है। अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कई दिनों से लगातार अभी नॉर्थ ईस्ट गेम से रिलेटेड न्यूज आ रही है। तो हर दिन का जो अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट आपको न्यूज़पेपर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूज है अभी ये बताने जा रहे हैं कि कितने मेडल्स जीते हैं सर। 16 मेडल्स ऑन द पेन अल्टीमेट डे। इसमें दो नाम आप याद रखिएगा। अभी जो कल की न्यूज मतलब ये न्यूज में थे, बॉक्सर ताओ पाकबा और ताबा ताली। तो उन्होंने अभी क्या जीते हैं सर, आपका मेडल्स जीते हैं। ठीक है, दोनों ने क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। तो जो पाकबा जी उन्होंने जीता 67 केजी कैटेगरी में और ताबा जी ने जीता है 48 केजी कैटेगरी में। तो ये दो मेडल्स और ऐड कर लीजिएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपके जो गोल्ड मेडल्स हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादातर वो गोल्ड मेडल्स पूछते हैं कि किसने गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में जीते हैं। साथ ही साथ जब फाइनली अरुणाचल के टोटल मेडल्स कितने हुए वो याद कर लेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हाँ सॉरी, ये न्यूज थी। आरजीयू कंडक्ट आईसीएईएसटी, ये क्या है सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आरजीयू ने कंडक्ट कराई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। थीम थी क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द थीम। यानी जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस पर एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे एग्रीकल्चर को और बेटर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये सारी बातें आपको डिस्कस हुई थी। तो इसमें जो ये किसके साथ कोलैबोरेशन में कराया गया था, नाबार्ड का रीजनल ऑफिस है आपका उसके ईटानगर में, उसके साथ करवाया गया था। तो ये नाबार्ड एक्चुअली में है क्या, देखो गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरह की बैंक्स बना रखी हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। जैसे हाउसिंग लोन के लिए एक अलग सेक्टर बना दिया, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो वो क्या करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने देखा एग्रीकल्चरल लोन मिलने के लिए फार्मर्स को दिक्कत होती, तो एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए एक सेपरेट एंटिटी बना दी, नाबार्ड। अब ये मत समझना कि आप डायरेक्ट लोन देने का काम नाबार्ड करती है। नाबार्ड क्या करती है, जितनी भी बैंक्स है जो एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करती है उसको रेगुलेट करती है। तो ये पैसा आपका फंड करती है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी बैंक्स आपका एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन हाँ, इसका काम क्या है नाबार्ड का, कि देश भर में जो एग्रीकल्चरल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उनको रेगुलेट करना। ठीक है ना, फॉर मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया, ये इसका पर्पस है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इसमें आई थिंक लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, नेशनल बैंक, ये आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत लंबा नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ये किससे बनी थी, हाँ देखो ये लिखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 1998 नाबार्ड एक्ट 1981 में आया था। 1998 नहीं है, 1981 है। 1981 का नाबार्ड एक्ट आया था, उससे ये बैंक आपका क्रिएट की गई है। ये बी सेवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी है। इतना डिटेल में जाए चांसेस कम है, बहुत ज्यादा पूछेगा तो नाबार्ड की या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा या किस एक्ट से नाबार्ड बना है वो पूछ लेगा। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। तो यहाँ स्लाइड में दो न्यूज है। पहली है वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व। तो पहली न्यूज वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड है। क्या क्या हुआ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड वाटर डे इज इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, ठीक है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन आपका ये 22 मार्च, ये सेलिब्रेट होता है 22 मार्च का वर्ल्ड वाटर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी, इट इज वाटर फॉर पीस। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने फिक्स किए हैं, उसमें गोल नंबर 6 जो है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 है। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसका काम ही क्या है, उसका पर्पस ही वाटर एंड सैनिटेशन देना। तो ऑब्वियसली बात है, वाटर जो हमारा डे है वर्ल्ड वाटर डे, वो उसको हेल्प करेगा पूरा करने में, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने में। ये सर कब से मनाया जा रहा है,
तो इसके लिए आपको 1992 जाना पड़ेगा। 1992 में बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज जितना भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम देखते हो वो ज्यादातर या तो 1972 वाली कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर्ड है या 1992 वाली से। तो ये बात हो रही है 1992 में जो आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना, अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में। तो वहां पर सर ये डिसाइड किया गया था दैट सेम ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन बाय व्हिच 22nd मार्च ऑफ ईच ईयर वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड डे फॉर वाटर। यानी इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि भाई 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे या उसको डिक्लेयर करेंगे एज अ वर्ल्ड वाटर डे, ताकि उस दिन हम पानी की समस्याओं पे डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये ध्यान रख लेना वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। आपके एग्जामिनेशन से पूछता रहता है इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स, तो उसमें पूछ सकता है आराम से, जैसे एनवायरमेंट डे कब होता है पूछ लिया था। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे किस दिन होता है। इसी तरह से एक न्यूज आएगी सर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो ये भी इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है ना, ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? 24 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं कि सेम न्यूज की है तो मतलब अलग एक ही डेट होगी। ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे किस दिन होता है? 24 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसी दिन क्यों होता है? क्योंकि सर इसी दिन जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं, उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसको खोज निकाला था, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की वजह से ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है। तो इस माइकोबैक्टीरियम की जो डिस्कवरी थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी ऑन 24 मार्च, तब से हम इसको वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को यूज करते हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके। आज भी देश में दुनिया भर में बहुत सारी डेथ्स का जो रीजन है वो ट्यूबरक्लोसिस है। तो इट इज स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम, ऑल्दो उतना सीरियस नहीं रह गया है जब ये शुरू में था, बट स्टिल इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम जिसको टैकल करने की जरूरत है। तो इसमें से सबसे दोनों टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दिन याद रखना है, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन होता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे किस दिन होता है। नेक्स्ट आते हैं सर, एक छोटा सा एडिटोरियल था, एक्सपेंडिंग वीवीपीएटी फैसिलिटी जस्टिफाइड। ये वीवीपीएटी फैसिलिटी है क्या, इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। वीवीपीएटी क्या है? ये है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वीवीपीएटी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बार मैं बता देता हूँ पीपीपीएटी का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इनकेस आपको नहीं पता है। ये क्या है सर? देखो फुल फॉर्म पे मैं इसलिए कंसर्न कर रहा हूँ क्योंकि छोटे मोटे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है आपसे वीवीपीएटी की फुल फॉर्म। अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है वोटर वेरीफाई या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये है क्या सर? देखो आपने इतना तो सब सुना होगा थोड़ा बहुत तो, कि कई साइन से इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लग रहे हैं, ईवीएम पे एलिगेशन लग रहे हैं कि भाई ईवीएम में हैक हो जाती है, ईवीएम में ये समस्या वो समस्या है, कि मतलब पार्टी एक्स को वोट देते हैं, पार्टी वाई को वोट चला जाता है ना, बटन किसी का दबा रहे हैं, वोट किसी को जा रहा है। इस तरह के काफी डाउट्स क्रिएट हुए थे ईवीएम के ऊपर। तो उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने कुछ उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करा, उन्होंने हैक करने के लिए भी बुलाया। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया है जिसमें किसी ने ऑफिशियल ईवीएम को हैक करा। ऐसे केस हुए थे कि हाँ कुछ लीडर्स ने मतलब एक ईवीएम हैक करके दिखाई थी, बट वो ऑफिशियल जो इलेक्शन कमीशन यूज करता वो ईवीएम नहीं थी। उसके लिए ईवीएम हैक का एक अलग से फेयर भी लगाया था, हैकाथॉन भी अरेंज किया था ईवीएम ने कि कर सकते हो तो करके दिखाओ, वो कोई कर नहीं पाया। ठीक है, अब लेकिन उस चीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी होता है परसेप्शन कि देश में डेमोक्रेसी बनी हुई है, तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती हो दैट इज ए गुड थिंग, अच्छी चीज है, लेकिन अगर एग्जिस्ट भी करती है लेकिन उसका परसेप्शन ऐसा बना है कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो भी गलत चीज है ना, तो वो भी नुकसानदेह चीज है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन का इस पे भी फोकस रहता है कि लोगों के मन में भी भरोसा रहे कि हाँ ईवीएम अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक जो ईवीएम मशीन होती है आपका, है ना, इधर आपका मतलब कैंडिडेट का नेम होता है, इसका रिगार्डिंग वोट होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ईवीएम मशीन होती है उसको एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, उस डिवाइस को कहते हैं वीवीपीएटी।
उस डिवाइस की खास बात क्या है सर? उस डिवाइस की खास बात ये है कि मान लो ये पार्टी एक्स है, ये पार्टी वाई है, ये पार्टी जेड है। आपने आपने मान लो पार्टी एक्स का बटन दबाया, तो आपको कैसे पता कि वोट पार्टी एक्स को ही गया? तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी, जैसे ही आप पार्टी एक्स का बटन दबाओगे तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा? एक्स। एक स्लिप जनरेट होगी, उस पे उस पार्टी का सिंबल और उस पार्टी का नाम लिखा होगा। तो ये स्लिप 7 सेकंड तक विजिबल रहेगी और 7 सेकंड्स के बाद वापस से वो स्लिप इसी मशीन में गिर जाएगी। ठीक है ना? तो इससे क्या हो गया? वोटर को कंफर्म हो गया सर कि हाँ, मैंने अगर पार्टी एक्स को वोट डाला तो पार्टी एक्स की ही स्लिप निकली है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी प्रूव कर रहा है कि हाँ, ईवीएम इज वर्किंग गुड। तो ये आपका वीवीपीएटी का पर्पस है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लेकिन सर क्या डिमांड हो रही है फिर? डिमांड ये हो रही है कि देखो, कई लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कई बार क्या होता है, वोट्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है, कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं, ईवीएम में अलग तरह से इस तरह की मैकेनिज्म होती कि भले वो पर्ची उसकी निकल रही है फिर भी वोट किसी और पार्टी को जा रहा है। तो उस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई लोग ये सजेशन देते हैं कि ये जो पेपर निकल रहा है ना, ये जो ईवीएम से आपका पेपर निकल रहा है, उस पेपर की काउंटिंग की जाए। जस्ट लाइक जैसे पहले बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर क्या होता था? एक आपको पेपर दे दिया जाता था, उस पे जो भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हो उसके आगे एक मोहर लगा दो और फिर वो पेपर की काउंटिंग होती थी, उसके अकॉर्डिंग चुनाव के नतीजे आते थे। अब उसमें तो किसी तरह की हैकिंग नहीं हो सकती। अब बैलेट पेपर की जगह ये बोला जा रहा है कि जो वीवीपीएटी आपने लगाई, जो ऑथर है वो कह रहे हैं बैलेट पेपर वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो बैलेट पेपर की अपनी अलग समस्याएं थी, बूथ कैप्चरिंग की समस्याएं थी। कोई गुंडा आता था, ईवीएम बूथ में घुसता था, पूरा जो बूथ बॉक्स है, जो मतलब जिसमें वोट पड़े, वो उठा के ले जाता था, अपनी मर्जी के वोट डाल के रख जाता था। तो इस तरह की बूथ कैप्चरिंग की समस्याएं ईवीएम ने रोकी है। दूसरा, ये ऑथर ये भी कह रहे हैं कि देखो ईवीएम पे एलिगेशन लगाना ठीक बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम बाहर से मैनिपुलेट हो सकती है। ये सिर्फ लफाबाजी है, सिर्फ क्या कहते हैं, ब्लफिंग है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ईवीएम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट ही नहीं होती है ना। और ईवीएम की चिप इस तरह से डिजाइन होती है कि उसमें अगर बाहर का कोई मैनिपुलेशन होगा तो वो आपका खराबी हो जाएगी मशीन। तो ये आपका ईवीएम मतलब काफी हद तक आप कह सकते हो कि हाँ, इसकी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, ये भी समस्या को टैकल करना जरूरी है। अगर आम जनता के मन में विश्वास नहीं है कि ईवीएम सही से काम कर रही है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो वीवीपीएटी मशीन थी, उससे जो पेपर निकला उसकी काउंटिंग कर लो। मान लो किसी भी बूथ पे इलेक्शन हुए, उस बूथ पे इलेक्शन हुए, उस पे जो पेपर से वोट निकली टिकट, उसको काउंट कर लो। अगर दोनों आप काउंट कर लोगे, दोनों मैच हो गई, तो ये जस्टिफाई हो गया। अभी जो काउंटिंग है सर, वो की जाती है, लेकिन बहुत ही कम, अराउंड 1% आई थिंक करीब काउंटिंग की जाती है जितनी भी स्लिप्स निकलती हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि अच्छे अमाउंट में स्लिप को काउंट कर लो। जैसे कई लोग कहते हैं कि 50% जो स्लिप है उसको काउंट करो। 50% करोगे तो एक बड़ा अमाउंट है, तो कहीं भी अगर कोई ब्लफिंग हो रही होगी, कहीं पर भी गड़बड़ हो रही होगी, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। एक तरफ तो आपकी मशीन ने इलेक्ट्रॉनिकली वोट काउंट करके दे दिए, दूसरी तरफ आप स्लिप से काउंट कर लो, दोनों अगर मैच हो गए तो इसका मतलब ईवीएम सही काम कर रही है। तो इसी तरह से 50% एटलीस्ट स्लिप को काउंट कर लो, तो दैट विल गिव यू मोर एश्योरेंस कि जो आपने वोट दिया है वो आप ही की पार्टी को पड़ा है। तो बस यही पॉइंट्स आपका यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सर, अभी जो प्रधानमंत्री भूटान गए थे, तो भूटान में उन्होंने कुछ फंड, अब ऑब्वियसली बातें, गवर्नमेंट कहीं वो प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करेंगे, कुछ उनको हो सकता है एड प्रोवाइड करें, इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो अभी भूटान गए थे, ठीक है ना, तो भूटान को 10,000 करोड़ का सपोर्ट दे के आए फॉर द ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ था, क्या क्या चीजें हुई हैं भूटान में अभी प्राइम मिनिस्टर जो गए थे। तो एक तो सर आपको जो वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भूटान का, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 11, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भूटान का मिल गया। इंडिया भूटान ने कई सारे एमओयूज एग्रीमेंट साइन करे, पेट्रोलियम पे, ट्रेड पे, डिजिटल कनेक्टिविटी पे, स्पेस पे और एग्रीकल्चर पे। एक रेल लिंक का भी एग्रीमेंट साइन हुआ है
कोकराझार से लेकर गैलीफू, ठीक है, कोकराझार से लेकर गैलीफू। कोकराझार इंडिया में है और जो आपका गैलीफू है वो कहाँ है, भूटान में। अब कमेंट में बताना कोकराझार किस स्टेट में लाई करता है। और दूसरा बनारहट से लेकर सामसे। तो ये तो रेल लिंक्स की भी एक तरीके से बात स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है भूटान का, उसको भी सपोर्ट करेगा इंडियन गवर्नमेंट। तो ये गैलीफू सिटी प्रोजेक्ट क्या है सर, ये एक कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाई जाएगी भूटान में। 1000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली होगी और यहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज होंगी। मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये पूरा शहर आपका कार्बन न्यूट्रल क्रिएट किया जाएगा और इसमें इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, एजुकेशन हब्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें इसमें डेवलप की जाएंगी, ठीक है। तो दैट आर द हाइलाइट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू भूटान। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज सातियान विज फर्स्ट एवर WTT फीडर टाइटल। तो इस तरह की न्यूज आपको बस कुछ नहीं करना है, एक जगह इनको नोट कर लेना। टू विन अ मैन सिंगल्स ट्रॉफी एट द WTT फीडर सीरीज, लिबनान में ये हुई थी, इसको बस नोट कर लेना है ना। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम्स। अब ये सर आपका 24 मार्च की न्यूज चल रही है, ठीक है। तो 23 मार्च की खत्म हो गई, ये आपका 24 मार्च की है। 24 मार्च में देखो जो तेची नातुंग जी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन रेसलिंग में। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, तेची नातुंग won the bronze medal in belt wrestling on the concluding day of the third नॉर्थ ईस्ट गेम्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सर फर्टिलिटी रेट के रिगार्डिंग एक स्टडी है, ये लैंसेट एक मतलब एक लीडिंग रिसर्च जर्नल है। तो इसकी न्यूज मतलब रिलायबल रहती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट कर लिया। तो ये डेटा याद रखिएगा, ये आपकी एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में डेटा काम आ सकता है ना। कभी मान लो विमेन एम्पावरमेंट पे या फर्टिलिटी पे सवाल आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इंडिया फर्टिलिटी रेट डाउन फ्रॉम 6.2 टू अंडर 2 सिंस 1950। यानी फर्टिलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला कितने बच्चों को जन्म ऑन एन एवरेज दे रही है। तो 1950 के अराउंड एक महिला अराउंड 6.2 बच्चे को जन्म दे रही थी। ये सर 0.2 बच्चा कौन है, ये 0.2 बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये है कि मान लो 6 इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऑन एन एवरेज 10 महिलाएं 62 बच्चे को जन्म दे रही हैं, ठीक है। तो उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक का एवरेज आ जाता है 6.2। तो ये इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं कि एक महिला आधे 0.2 बच्चे को भी जन्म दे रही है। तो ये डाउट मत क्रिएट करना, ठीक है। तो अभी ये जो रेट था सर 6.2, इट हैज फॉलन टू कितना, 2 अंडर 2 आ गया सर। ऑन एन एवरेज 2 से भी कम बच्चों को, मतलब 1 या 2 मान के चलो, बच्चों को जन्म दे रही है एक महिला। तो एक जो हमारा कंसेप्ट था एक पर्सन के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, उस थिंकिंग में देखें कि तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह का अभी जो कुछ टाइम पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया था, उसने भी इसी तरह की रिपोर्ट बताई थी। और ये जो फर्टिलिटी रेट है धीरे धीरे और कम होगा, इट विल रिड्यूस टू 1.3। वैसे ठीक रेट माना जाता है 2 रेट पे क्या है सर, आपकी पॉपुलेशन ठीक रेट से बढ़ती भी रहेगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी नहीं होगा और पॉपुलेशन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सर अगर 1.3 हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे इसका मतलब है पॉपुलेशन अभी तो बढ़ रही है नो डाउट, बट इन द लॉन्ग फ्यूचर इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो अभी जो बर्थ रेट है वो फर्टिलिटी रेट है वो था 6.2, अभी अंडर 2 आ गया है और 2050 तक ये कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। तो ये स्टडी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, तो ये आज की न्यूज हुई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एपीपीएससी के रिगार्डिंग कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप उसकी डिटेल्स चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की गाइडेंस के लिए आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इसकी जो लिंक है आपको क्या कहते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, ये वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी में फिर हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे की बात वी विल डिस्कस इन द फर्दर
नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।